हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12। द चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज डिफ्रैक्शन। तो भाई वेव ऑप्टिक्स में मैं यंग्स डबल स्लिट, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, लॉयड मिरर एक्सपेरिमेंट, वाईडीसी के सारे स्पेशल केसेस करवा चुका हूं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे तो पहले आप उन्हें देख लें और इसके बाद हम शुरू करते हैं द फिनोमिना डिफ्रैक्शन। तो जो लाइट का वेव नेचर है वो भी जो लाइट का वेव नेचर था वो आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना शो करता था। ऐसी एक फिनोमेना है आपकी डिफ्रैक्शन जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्या चीजें देखिए ध्यान से आप, जब भी लाइट किसी स्मॉल एपर्चर या ऑब्स्टेकल से टकराती है तो लाइट बेंड हो जाती है और उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में इंटर कर जाती है। देखिए लाइट की प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। अभी आपको नोट नहीं करना कुछ, केवल आप ध्यान से सुनो। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। लाइट जो आपका स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए आपके पास कोई स्लिट है, ये एक होल है, ठीक है, ध्यान से देखो। और जो लाइट की रेज है मान लीजिए वो इस तरह से आई एक दूसरे के पैरेलल। क्लियर है भाई? अगर लाइट की रेज एक दूसरे के पैरेलल आई मतलब जो वेवफ्रंट आपका आया वो कैसा आया? प्लेन वेवफ्रंट आया। ठीक है भाई, प्लेन वेवफ्रंट। ये ब्लू कलर का मैंने बना दिया प्लेन वेवफ्रंट, साथ साथ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। अब ये हुआ आपका यहां पर आकर इंसिडेंट। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्योंकि लाइट आपकी स्ट्रेट पाथ पर ही ट्रेवल करती है तो रियल जो फिनोमिना होने चाहिए थे वो यहां पर, मान लीजिए आपके पास एक स्क्रीन है तो स्क्रीन पर जो ब्राइटनेस होनी चाहिए वो सिर्फ इतने रीजन में होनी चाहिए थी। इतने रीजन में सिर्फ, है ना, ब्राइटनेस जो इसका साइज है अपर्चर का वही साइज वहां पर दिखना चाहिए था ब्राइटनेस का, पर ऐसा नहीं हुआ। होता कुछ और है। होता क्या है भाई कि लाइट आपकी यहां पर चारों तरफ फैल जाती है इस तरह से, ऐसे। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझना है। ये थोड़ा सा बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है जब भी शार्प कॉर्नर्स पे टकराती है या फिर स्मॉल एपर्चर से गुजरती है या फिर किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से टकराती है तो लाइट हल्का सा बेंड हो रही है। बेंड क्यों हो रही है वो समझते हैं। देखिए हुआ क्या होगा, हमने जैसा पढ़ा है हाइगेन्स के प्रिंसिपल से कि किसी भी प्राइमरी वेवफ्रंट कि जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी की सभी फ्रेश न्यू सोर्स की तरह बिहेव करते हैं और उन न्यू सोर्स को बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। और वो अपने अंदर से क्या निकालते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट्स निकालते हैं। भाई क्या निकालते हैं? सेकेंडरी वेवफ्रंट्स। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो तीनों अपने अपने अंदर सेकेंडरी वेवफ्रंट्स निकालना शुरू कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब जो लाइट की रेज है वो सभी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में निकलना शुरू कर देंगे इस तरह से, इस तरह से। तो चूंकि यहां पर जो पॉइंट है वो नया सोर्स बन गया, सेकेंडरी सोर्स बन गया लाइट का, और वो अपने अंदर से सेकेंडरी वेवलेट्स जो बाहर निकालता है वो स्फेरिकल शेप की होती है। हमने पढ़ा था पॉइंट सोर्स केवल स्फेरिकल वेवफ्रंट निकालता है, लीनियर सोर्स सिलिंड्रिकल निकालता है, और अगर सोर्स बहुत दूर रखा हुआ है तो उससे आने वाले वेवफ्रंट में प्लेन वेवफ्रंट दिखते हैं। जो प्लेन वेवफ्रंट है बहुत दूर से सोर्स आ रहा था, उसके प्लेन वेवफ्रंट जब इस स्मॉल एपर्चर पे मतलब इस होल पे टकराए तो होल के जितने पॉइंट्स हैं सभी के सभी न्यू सोर्स बन गए और उन्होंने अपने अंदर से क्या निकाल दिए? स्फेरिकल वेवफ्रंट्स निकाल दिए। और ये स्फेरिकल वेवफ्रंट जब एक दूसरे पर सुपर इंपोज होते हैं तो यहाँ पर एक तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। और लाइट देखिए आपकी बेंड हो गई, मुड़ गई, है ना, लाइट हल्का सा फैल जाती है। ज्योमेट्रिकल शैडो से ज्यादा ये ज्योमेट्रिकल शैडो को आपके कम भी कर सकती है लाइट के मुड़ने के बाद। तो ये पूरी आपकी कहानी थी। इसको और भी ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्स्टेकल है, इधर एक स्क्रीन है, ठीक है भाई। यहां पर स्क्रीन पर आपको एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिलेगा। जो हमने वाईडीएससी पढ़ा था तो यहां पर हमको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, वो हम अभी डिस्कस करेंगे, उसी का नाम डिफ्रैक्शन रखेंगे। तो फिनोमिना क्या है और वो स्क्रीन पर किस तरह से पैटर्न हमको प्रोड्यूस करती है देखने के लिए, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखते रहिए, आपको बढ़िया तरह समझ में आएगी सारी बातें।
अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स है और इससे निकलने वाली लाइट इस तरह से गई तो सीधे यहाँ पे जानी चाहिए और इसके बाद जो लाइट है वो सारी की सारी स्क्रीन पर पड़ेंगी। इसके इधर क्या होना चाहिए था एक्चुअल में, इसके इधर होना चाहिए था अंधेरा। यहाँ पर बिल्कुल इसी जैसी इमेज बनती। जैसे मैं अगर इसको रेड बना दूं, यहाँ पर अपने पास एक ऑब्स्टेकल था, इससे लाइट नहीं जा रही, ओपेक मीडियम है मान लीजिए, लाइट इसके आर पार नहीं जा सकती। तो यहाँ पर इसकी इमेज बननी चाहिए थी बिल्कुल ऐसी सीधी। अगर लाइट सीधे पाथ पे ट्रेवल करती तो ऐसी इमेज बननी चाहिए थी, पर बनी नहीं। बनी कैसी, वो ध्यान से देखो जरा आप कैसी बनी। तो लाइट हल्का सा बेंड हो गई, लाइट हल्का सा बेंड हो गई। लाइट टकराई इस कॉर्नर पे, हल्का सा इस तरह से बेंड हो गई और जो इमेज आपकी बनी वो इस तरह से बनी, लाइक दिस। ये आपकी इमेज बनकर तैयार हुई। यहां पर कुछ पैटर्न हमें मिला जिसको हम बोलेंगे डिफ्रैक्शन पैटर्न। उसके बाद में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, किस तरह का पैटर्न हमको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ऐसी बहुत सारी फिनोमिना हो रही थी, ऐसी बहुत सारी फिनोमिना हमें देखने को मिली जिसमें लाइट जब किसी शार्प कॉर्नर्स, किसी स्मॉल होल या एपर्चर से पास जब हो रही थी तो वो बेंड हो रही थी। क्या हो रही थी? बेंड हो रही थी। और जो ज्योमेट्रिकल शैडो है उस चीज की, उस ज्योमेट्रिकल शैडो से बाहर निकल रही थी, ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर कर रही थी, ऐसे मान लो आप। ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन अब लिख रहा हूं, यहां पे आप इसे देख लें। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट from sharp corners, small apertures or obstacle and spread out in their geometrical shadow. So phenomena of bending of light from sharp corners, small apertures or obstacle and spread out in their geometrical shadow is called diffraction of light. तो जो फिनोमिना है आपकी लाइट के मुड़ने की, जब भी वो किसी शार्प कॉर्नर, स्मॉल एपर्चर या ऑब्स्टेकल से टकराती है और उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो में फैल जाती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भाई? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इस तरह देखिए, आप फिगर चाहो तो बना लो। ये मान लीजिए आपका स्मॉल एपर्चर और यहाँ पर स्क्रीन है। तो लाइट की रेज जब इस तरह से आती है, प्लेन वेव फ्रंट यहाँ से आपका आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट्स आपके बनेंगे, ये नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। यहाँ पे आपका प्लेन वेव फ्रंट चला रहा था, ठीक है भाई। ये प्लेन वेव फ्रंट मैंने आपका दिखा रखा है। लाइट की रेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। यहां के बाद जो है लाइट की रेज हर डायरेक्शन में निकलती है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से नहीं। और यहां पर जाकर ये हर तरफ फैल जाती है। एक्चुअल में बैंड हो गई है लाइट। क्या हो गई है? बैंड हो गई है। ये आपके बन जाते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, इस तरह से। इस तरह से ये वेव फ्रंट्स आगे चल के एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होते हैं। यहाँ पर एक तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको देखने को मिलता है स्क्रीन पर। वो कैसा मिलता है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की, जो हमें 12th क्लास में पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, उनकी बात कर लेते हैं। तो आपके मेनली दो टाइप के डिफ्रैक्शन हैं, एक फ्रेजनल और एक फ्रॉम
होफर। तो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में क्या है और फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या है, जरा आप ध्यान से देखें और समझें। टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन। फ्रेजनल डिफ्रेक्शन है नंबर फर्स्ट, फिर आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। तो पहले फ्रेजनल डिफ्रेक्शन की बात कर लेते हैं। इफ आइदर स्क्रीन और slit, aperture, सॉरी सोर्स है यहाँ पे, स्लिट एपर्चर नहीं, सोर्स और बोथ, इफ आइदर स्क्रीन और सोर्स और बोथ आर placed at a finite distance, at a finite distance from the diffraction device, डिफ्रैक्शन डिवाइस का मतलब जिससे डिफ्रैक्शन होगा, तो डिफ्रैक्शन डिवाइस के तौर पे हम एपर्चर, स्मॉल एपर्चर यूज कर लेते हैं ना, या ऑब्स्टेकल, ठीक है। देन द डिफ्रैक्शन produced is called Fresnel diffraction. Fresnel's diffraction. इसमें हम लेंस का यूज नहीं करते। इन दिस use of lens is not required, या हेल्प लिखें ज्यादा बढ़िया रहेगा, हेल्प ऑफ लेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पर हमें लेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइट को फोकस करने के लिए स्क्रीन पर, ठीक है, या प्लेन वेव फ्रंट बनाने के लिए सोर्स से निकलने वाली लाइट की रेस के लिए, तो उसके लिए हमें किसी प्रकार के लेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती है। इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो टफ होता है, इसलिए अपने सिलेबस में होता नहीं है, 12th क्लास में ये नहीं है सीबीएसई बोर्ड में। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये मान लीजिए आपका स्मॉल एपर्चर आपने ले लिया, स्लिट ले ली, ठीक है भाई, ये आपकी हो गई स्क्रीन जो कि फाइनाइट डिस्टेंस पर है, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस पर आपकी नहीं है, और यहाँ पर आपके पास है सोर्स, इससे निकलने वाली लाइट की रे सीधे टकराएंगी इस पे डायरेक्टली, इस तरह से लाइट दी जैसे मैंने बना दी अभी, ठीक है। इस तरह से अब ये लाइट की रेज इसके बाद स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं, कुछ इस तरह से मान लीजिए आप, ठीक है, ये इस तरह। तो इस डिफ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, इस डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं सीधे सीधे फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। इसको इस तरह से बना सकते हो अगर आप बनाना चाहो तो, यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हैं सिर्फ उनके बीच की रेज एक्चुअल में ली जाती है, बाकी सारी रेज को लिया नहीं जाता है। तो ये स्क्रीन पर मान लीजिए सीधी मिल गई डायरेक्ट, उसके बाद 3 यहाँ पर जाकर मिल गई ऐसे लाइक दिस, ठीक है, फिर ऐसे ही 3 यहाँ पर आप मिला लो इस तरह से, ये इस तरह से लाइट की रेज यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको देंगी स्क्रीन पर, और वो डिफ्रैक्शन पैटर्न आपका कहलाएगा फ्रेजनल डिफ्रैक्शन। ये आपका रहेगा सोर्स, ये आपका स्लिट है,
और ये आपकी जो है स्क्रीन है। स्क्रीन और सोर्स दोनों यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंस पर है, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस पर नहीं है इफेक्टिवली। तो इस प्रकार के डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं फ्रेस्नेल डिफरेंस। इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना थोड़ा टफ होता है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं 12th क्लास में। तो इसके बाद जो आएगा वो है आपका फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली। ठीक है, सारा फोकस उसी पे रखेंगे क्योंकि उससे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, उसमें फॉर्मूले भी ड्राइव होते हैं, तो उनको आप ध्यान से देखें। तो अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रेस्नेल तो आपका हो गया, अब हम पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में भी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जो है वो आपका वो मेन है, मेन इंपॉर्टेंट वही है। इन दिस, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इसमें क्या है, इन दिस सोर्स एंड स्क्रीन both are effectively placed at a very large distance placed ना लिख के सीधे very large distance लिखते हैं, effectively at a very large distance from the diffraction device। डिफ्रैक्शन डिवाइस से मतलब है जिससे डिफ्रैक्शन हो रहा है। एपर्चर ऑब्स्टेकल या स्लिट। ठीक है भाई, इस तरह से। In this help of lens is required। अब इसमें किस तरह का फिगर बनता है जरा आप ध्यान से देखें और समझें पूरी बात। ठीक है, मान लीजिए आपकी ये स्लिट है, थोड़ी बड़ी स्लिट बनाता हूं मैं यहाँ पे समझने के लिए। हालांकि जो स्लिट है इसकी विड्थ प्रैक्टिकल मेजरमेंट से बहुत कम है, ये मिलीमीटर में ही आएगी। ठीक है भाई, ज्यादा नहीं होती इसकी, बहुत कम है, ये कुछ मिलीमीटर की होती है। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्क्रीन, ये इफेक्टिवली काफी लार्ज होती है। इसको हम कैपिटल डी बोल देंगे। क्या बोल देंगे भाई? कैपिटल डी। और ये जो आपकी विड्थ है इसकी, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल डी। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं ए बी। तो जो आपकी विड्थ है स्मॉल डी, यहाँ पर आपके पास शर्त है कैपिटल डी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है स्मॉल डी से। और यहाँ पर जो सोर्स है वो भी आपका काफी बड़ी डिस्टेंस पर होता है फ्रॉम द स्लिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो हम लेंस का यूज करते हैं इस जगह पर, एक लेंस होगा आपका इस जगह पर, और एक लेंस हम इस्तेमाल कर लेंगे यहां पर, ताकि लाइट को हम फोकस कर सकें स्क्रीन पर। दो लेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम लेंस का किसी प्रकार से उसमें फिगर में नहीं दिखाएंगे लेंस का यूज। ठीक है, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन फिनोमेना आपको नहीं पढ़नी, घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। वो तो बस पार्ट डिफरेंस, ये इनका काम है फोकस करना है स्क्रीन पे। लाइट की रेज जो यहाँ से चलेंगे उनके बीच का पार्ट डिफरेंस यहीं पे कवर किया होगा, इसके बाद कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होता। फिर क्या हुआ, यहां से आपके पास लाइट की रेज निकली। अब मान लीजिए जो आपका ये है, इसको सेंटर लाइन मानते हैं, बिल्कुल सीधी खींच लेते हैं यहां तक। ठीक है, स्क्रीन आपका सेंटर लाइन पे रखा हुआ है। अब इससे लाइट की रेज निकली कुछ इस प्रकार से, इस तरह से, है ना। अब अगर ये सोर्स आपका इस लेंस के फोकस पर हो तो इसके बाद जो लाइट की रेज जाएंगे कैसे जाएंगे भैया? पैरेलल। ठीक है, इसके बाद जो आपकी लाइट की रेज है वो कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। कुछ इस तरह से।
लाइक दिस। तो पहले लेंस का इस्तेमाल तो हम करते हैं यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करने के लिए। अभी मान लीजिए आपके पास प्लेन वेव फ्रंट है एक, इस तरह से चली आ रही है, ये क्या है आपके पास प्लेन वेव फ्रंट। अब ये प्लेन वेव फ्रंट जब यहां पर स्क्रीन पर आकर टकराएगी, सॉरी स्क्रीन बोल रहा हूं स्लिट, तो जो प्लेन वेव फ्रंट है आपकी जब स्लिट पे आके टकराएगी इस जगह पे, तो उसका कुछ पार्ट, मेरी बात आप ध्यान सुनेंगे पूरी बढ़िया तरह से, उसका जो कुछ पार्ट है वो इस स्लिट में से पास होगा और यहां पर जितने भी पॉइंट्स आपको दिखेंगे सभी की सभी सेकेंडरी सोर्स की तरह व्यवहार करना शुरू कर देंगे। मैं केवल 3 पॉइंट्स को आपको दिखा रहा हूं, पॉइंट्स यहाँ पर बहुत सारे होंगे ज्यादा रेस बनाऊंगा तो फिगर थोड़ा गंदा दिखेगा, इसलिए मैं केवल 3 पॉइंट्स को यहाँ पे दिखा रहा हूं। लेकिन जो यहाँ पर पॉइंट्स हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जिनसे लाइट की रेस निकलना शुरू होंगी दोबारा। किस फॉर्म में? स्फेरिकल वेव फ्रंट निकलेगा और यहां से लाइट की रेज आपकी फैल जाएंगी अलग अलग डायरेक्शन में। तो मेनली मैं 3 पॉइंट से लाइट की रेज यहां से गुजारूंगा, आप ध्यान से देखो। तो एक तो ये लाइट की रे गई सीधी, फिर एक यहां सीधी ले ली मैंने और एक यहां से ले ली इस तरह सीधी। तो अभी इन लाइट की रेज में यहां से कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। अब ये जब बिल्कुल स्क्रीन पर जाकर फोकस करी जाएंगी बाय दिस लेंस, तो जो इन रेस के बीच का पाथ डिफरेंस देखा जाए स्क्रीन पर पॉइंट ओ पर, तो किसी प्रकार का कोई पाथ डिफरेंस ये शो नहीं करती हैं। जो रेस है ये वाली और ये वाली, देखिए एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, अब ध्यान से देखें। जब हमने YDSC पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, तो वहां पर केवल 2 रेस थी, 2 अलग अलग स्लिट से एक एक रे निकलती थी, एक पॉइंट पर मिलती थी। 2 रेस के बारे में हम सीधे बता सकते हैं, जब उनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो मैक्सिमम बनेगी। जब 2 रेस के बीच का पाथ डिफरेंस आपका n-1/2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लैम्डा होगा तो मिनिमम बनेगी। बिल्कुल सिंपल केस था। पर यहाँ पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कई पॉइंट्स हैं, सभी से रेस निकल कर पहुंचेंगी आपकी किसी भी पॉइंट पर। तो अभी तो मैं सिर्फ फिगर आपको दिखा रहा हूं किस तरह का फिगर यहाँ पे बनेगा। रेस इस तरह से भी निकलेंगी, ठीक है, यहां पर आकर ये मिली और उसके बाद ये किसी पॉइंट पर जाकर फोकस कर दी जाएंगी बाय द लेंस। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में एक ही पॉइंट से रेस पहुंचेंगी और ये लेंस उनको स्क्रीन के अलग अलग पॉइंट पर फोकस करने का काम करेगा। ये तो फिगर हो गया आपका जनरली जो फिगर बनता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में। इसको हम मैथमेटिकली अभी एनालाइज करेंगे बढ़िया तरह से, क्या क्या चीजें हैं, कहां पर इसमें मैक्सिमम बनेगी और इसका जो पैटर्न है वो किस तरह का हमें दिखने वाला है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से आपका होगा और ये सिंगल स्लिट मैंने बनाया है, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो उसको हम वापस से एक्सप्लेन करेंगे एक और बार। एक बात आपको ध्यान रखनी है, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज इफेक्टिवली वेरी लार्ज, द साइज ऑफ स्लिट डी आपका बहुत बड़ा है स्मॉल डी से। कि फिगर बना ले, ये बात लिख लें। फिर हम पढ़ते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट या फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। एक ही स्लिट होगी और उसमें से डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा और उसके बारे में जितने भी मैथमेटिकल फॉर्मूले वगैरह हैं सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसे आप बना लें फिगर को, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। Fraunhofer's single slit diffraction। फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में क्या कहानी है, जरा आप ध्यान से देखें और सुने और समझें। भाई यहां पर अपने पास एक स्लिट होगी, पहले तो उस स्लिट का नाम रख लेंगे हम ए बी और इसकी जो विड्थ होगी वो हम मान लेंगे स्मॉल डी,
ठीक है, जो सिंगल स्लिट है उसकी जो विड्थ है उसे हम क्या मान लेंगे भाई, स्मॉल डी। ठीक है, और इसमें से लाइट को पास होने देंगे यहां से। अब जैसे कि हम जानते हैं यहां पर आपके पास पैरेलल लाइट की रेज आती हैं, प्लेन वेवफ्रंट आता है, कहने का मतलब इधर सोर्स था, बीच में लेंस था। लेंस को हम दिखाएंगे नहीं, लेंस का यूज नहीं करना है, इसमें आपको दिखाना नहीं है, बस आपको पूरी बात यहाँ पे समझनी है, क्या पूरी कहानी है, मैथमेटिकली क्या हो रहा है। यहां पर आपको स्क्रीन रखनी है सामने, यह हुई स्क्रीन, ये आपकी स्लिट है और ये प्लेन वेवफ्रंट आके टकराया। ठीक है, यहां पर बिल्कुल सामने सेंट्रल पोजीशन पे आपके पास एक पॉइंट है, बिल्कुल सामने सामने। ठीक है, तो लाइट की रेस, अब क्या होगा, यहां पर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी पॉइंट्स आपके सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। इस स्लिट के जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं सभी पर जब ये प्लेन वेवफ्रंट आके टकराएगा तो प्लेन वेवफ्रंट इन पॉइंट्स पर जब टकराएगा तो इस सारे के सारे पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे, और अपने अंदर से स्फेरिकल वेवफ्रंट निकालेंगे। और उन स्फेरिकल वेवफ्रंट का जब सुपर इम्पोजिशन होगा वो सुपरपोज होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो एक प्रकार का इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा जो YDSC थोड़ा सा अलग होगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिला था, दो वेवफ्रंट के सुपरपोजिशन के द्वारा, और यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनसे निकलने वाले स्फेरिकल वेवफ्रंट के सुपरपोजिशन के द्वारा जो यहां पर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा। यहां वाले इंटरफेरेंस को हम बढ़िया तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ध्यान से सुनो। तो पहले हुआ क्या, यहां पर जितने भी पॉइंट्स थे जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं हमारे पास, इन पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स पर जब प्लेन वेवफ्रंट टकराया तो सभी के सभी सेकेंडरी सोर्स बन गए और अपने अंदर से उन्होंने क्या निकालना शुरू कर दिया, सेकेंडरी वेवलेट्स निकालना शुरू कर दिया। कुछ ज्यादा पॉइंट्स में लेंगे फिगर काफी गंदा हो जाएगा, कुछ ही पॉइंट्स लेके हम समझाते हैं इस बात को आपको। इस तरह से ले लिया हमने कुछ पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां से भी आपके पास इस तरह से सेकेंडरी वेवफ्रंट्स निकलेंगे, फिर ये सेकेंडरी वेवफ्रंट्स बड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है। और इनके सुपरपोजिशन के वजह से मान लीजिए इधर रेज गई, इधर रेज गई, ठीक है, इधर रेज गई, ऐसे इस पॉइंट से भी रेज जाके टकराएंगे किसी न किसी पॉइंट पर, ठीक है। ऐसे मान लीजिए यहाँ पे रेज गई, यहाँ पे रेज गई आपकी, यहाँ पर भी रेज गई इस जगह से। सिमिलरली आपके पास इस पॉइंट से भी रेज पहुंची अलग अलग पॉइंट्स पर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट फिगर आपको दिखेगा। सभी पॉइंट से एक एक रेज आपको पहुंचानी है एक एक पॉइंट तक, ठीक है, इस तरह से। तो स्क्रीन पर जो वेव्स हैं इनके सुपरपोजिशन के द्वारा यहाँ पर हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है। तो मैं जो थ्योरी है वो लिख देता हूं, इस फिगर को आप ना बनाएं वरना काफी गंदा फिगर हो जाएगा आपका। आप समझे पहले क्या बना के दिखाया मैंने आपको। यहाँ पर चाहूं तो एक और पॉइंट ले लो, इस तरह से, लाइक दिस, ये। तो यहां पर हो क्या रहा है आप ध्यान से देखो, जो मैंने वेवफ्रंट्स दिखाए उनको अगर मैं ब्लू कलर से दिखाऊं आपको, ये तो जो हमारे वेवफ्रंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के वजह से ये आपस में सुपर इम्पोज होते हैं और हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखने को मिलता है। ठीक है, इस तरह से यहां पर जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें देखने को मिलता है उसी की हम मेनली बात करने वाले हैं कि वो हमें कहां पर तो उसकी मैक्सिमम मिलेगी, कहां पर फर्स्ट मिनिमा, या फिर वो किस तरह का पैटर्न है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं, व्हेन प्लेन वेवफ्रंट falls on slit AB, then each and every point of slit becomes new
सोर्स ऑफ लाइट यानी सेकेंडरी सोर्स क्या बन जाएगा, एंड emit spherical wavefront. Due to superposition of these wavefronts, a pattern is formed on screen. Which is called diffraction pattern. ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में क्या होगा जरा वो भी आप ध्यान से सुनो। जब हमने ऑब्जर्वेशन करी, इसके एक्सपेरिमेंट किए, तो हमने क्या पाया, क्या ऑब्जर्वेशंस थी वो पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई मैथमेटिकली डेरिवेशन नहीं होने वाला, ऑब्जर्वेशन सारी बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर केवल 2 लाइट की रेज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी लाइट की रेज है, तो फिनोमेना थोड़ी कॉम्प्लिकेट है। इसको ऑब्जर्वेशन से पहले एक्सप्लेन किया गया, उसके बाद मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए गए। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न consists of a central bright fringe, a central bright fringe जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ब्रैकेट में लिख लिया, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज surrounded by alternate dark and bright fringes called secondary minima and secondary maximas। ठीक है भाई, यानी सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो मैक्सिमा में मिलती है उनका नाम सेकेंडरी मैक्सिमा रखा गया है डिफ्रैक्शन में, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और मिनिमा को हम बोलते हैं सेकेंडरी मिनिमास, क्योंकि सेकेंडरी सोर्स से मिलकर बन रही, इसलिए इनका नाम ऐसा कर दिया, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है भाई। सेकेंडरी कहने से और कोई मतलब नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, बस सेकेंडरी कहने के लिए, बाकी है ये मैक्सिमा मिनिमा जैसे थी। सेकेंडरी इनको इसलिए बोला है, सेंट्रल मैक्सिमा थोड़ी अलग टाइप की होती है, बाकी जो मैक्सिमा थोड़ी अलग टाइप की होती हैं, इसलिए इसको अलग रखा गया, बाकी इनको अलग तरह से एक्सप्लेन किया गया है। इनकी जो इंटेंसिटी है लगातार घटती है, तो ये भी लिख देते हैं, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम and intensity of secondary maximas, a secondary maxima decreases with the increase with the increasing order, सेकेंडरी मैक्सिमा। इसे कहने का मतलब है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा से कम होती है, और सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा की और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम डिक्रीज होती जाएगी। इंटेंसिटी का ग्राफ बना हुआ है, और अच्छी तरह से आप ये बात समझ जाओगे। तो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको ऑब्जर्वेशन से मिला था, ठीक है।
जो विड्थ थी सेकेंडरी मैक्सिमा की वो बाकी सभी मैक्सिमा की जो विड्थ थी उनसे डबल थी, ये भी पाया गया। द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज फाउंड डबल as compared the width of secondary मैक्सिमा। जितनी भी सेकेंडरी मैक्सिमा बनती है उनकी विड्थ से सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ डबल पाई गई थी। तो ये सारी बातें थी जो हमें मिली थी ऑब्जर्वेशन से, तो हमने वो लिख ली। अब हम जो ऑब्जर्वेशन हमें मिला है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ऐसा ही क्यों होगा, क्यों डबल होती है, ताम झाम सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं अच्छी तरह से। भाई क्लियर होगी बात? तो अभी हम बात करने वाले हैं किसकी? पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। जो सेंट्रल मैक्सिमा में मिलती है उसकी पोजीशन कैसे, जरा आप उसको ध्यान से देखें और समझें इस बात को। क्लियर है भाई? तो पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा को मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूं, वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो रहा है, तो बाकी जो बचेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पार्ट 2 में कर दूंगा डिफ्रैक्शन के। तो आधी बात आज हम आज सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट जो बातें बचेंगी उसे हम कल सीख लेंगे। तो आप ध्यान से देखो और समझो भाई, जो आपके पास स्लिट है उससे जो रेज निकलेंगी जब वो स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे जाकर मिलती है तो क्या होता है और क्या होती है आपकी सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन, जरा आप देखें ध्यान से। तो हुआ क्या, यहां से तो लाइट की रेज पैरेलल आती है, हमको पता है। इसके बाद यहां पर ये पॉइंट सोर्स बन जाते हैं और ये लाइट की रेज अपने अंदर से निकालते हैं। तो भाई जब ये दो रेज, अब प्रॉब्लम क्या है पहले ध्यान से समझ रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं, तो रेज केवल दो नहीं है, रेज आपके पास बहुत सारी हैं। रेज जो है वो आपके पास बहुत सारी हैं, केवल दो रेज नहीं है, सभी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दो रेज के बीच का पाथ डिफरेंस, मान लीजिए आपके पास ये दो अलग अलग रेज थी तो इनका बड़ा आसान था YDSC में काम। यहाँ क्या था, ये पाथ डिफरेंस हम मान लेते थे लगभग, ये जो आपके नीचे आ रहा है इसको मान लिया डेल्टा x है, और इस पाथ डिफरेंस के बेसिस पर हम एक्सप्लेन करते थे कि ये पॉइंट P पर क्या बनने वाला है। अगर ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता था तो हम बोलते थे भाई मैक्सिमा बनेगी, जब ये दोनों रेज इस पॉइंट पर जाकर मिलेंगी तो यहाँ पर मैक्सिमा प्रोड्यूस करेंगी, और डेल्टा x अगर आपका n-1/2 into लैम्डा के बराबर था तो जब दोनों रेज आपकी पॉइंट P पर मिलती हैं फ्रॉम द स्लिट S1 एंड S2, यहाँ पर स्लिट की जो विड्थ थी वो इस स्लिट के कंपैरिजन में काफी कम थी। तो यहाँ से एक आधी पॉइंट यहाँ पर है, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं थे, बहुत स्लिट की विड्थ काफी कम थी इस पूरे स्लिट के कंपैरिजन में। यहाँ पर स्लिट विड्थ इसके कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, वैसे रियल प्रैक्टिकल लाइफ से तो काफी कम अभी भी है ये, यानी कुछ मिलीमीटर की होती है, और ये तो बहुत ज्यादा मिलीमीटर से भी काफी कम है ना। तो यहां से हमें सिर्फ एक एक पॉइंट मिलता था और उनसे लाइट की रेज निकलती थी, केवल दो लाइट की रेज थी, एक्सप्लेन करना बहुत आसान था। इन दोनों लाइट की रेज के बीच का पाथ डिफरेंस देख के हम सीधे एक्सप्लेन कर दिया करते थे कि भैया किसी पॉइंट पर क्या मिलने वाला है। तो YDSC काफी आसान था एज कंपेयर टू द डिफ्रैक्शन। यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो पॉइंट्स हैं अपने पास, यहां पर क्या है आपके पास अलग अलग पॉइंट से बहुत सारी रेज निकलती हैं, सभी के बीच का पाथ डिफरेंस हमें देखना पड़ता है।
तो ऐसे तो अगर हम अलग देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन करने का एक फिक्स पैटर्न है, उसके अलावा अगर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे आपसे एक्सप्लेन नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस फिक्स है और इनके बीच की जो इंटेंसिटी है इनके लिए पाथ डिफरेंस आपके बहुत सारे पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है पाथ डिफरेंस। तो जैसे कि हम जानते हैं लैम्डा पर मैक्सिमा, लैम्डा बाई 2 पर मिनिमा। अब लैम्डा बाई 3 पाथ डिफरेंस हुआ तो क्या बनेगी, ना मैक्सिमा ना मिनिमा, तो बीच की इंटेंसिटी आएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है हम एक्सप्लेन तो केवल मैक्सिमा मिनिमा कर सकते हैं, बाकी तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हम कोशिश ये करते हैं कि हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करें कि सारी रेज या तो मैक्सिमा बनाए या फिर सारी रेज मिनिमा बनाए, इनके बीच की इंटेंसिटी वो ना बनाए। क्लियर है भाई। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो और समझो इस बात को आप। ये वाली रे और ये वाली रे, मतलब अगर हम इस स्लिट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो स्लिट है आपकी टू इक्वल्स पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर दो, ऊपर का हिस्सा अलग पार्ट का हिस्सा अलग, तो इफ स्लिट इज assumed to be divided into two equal parts, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ऊपर के पार्ट में एक लाइट की रे ऐसी है हमेशा जिसका पाथ डिफरेंस नीचे की एक करेस्पॉन्डिंग रे के साथ 0 का आता है, जब वो किस पे मिलती है, पॉइंट O पर मिलती है, स्क्रीन के सेंट्रल पॉइंट पर। देखिए A और B से निकलने वाली रेस का पाथ डिफरेंस 0, A के जस्ट नीचे जो अपने पास पॉइंट है उससे निकलने वाली और B के जस्ट ऊपर जो रेस है उससे निकलने वाली का भी पाथ डिफरेंस 0 आएगा। ऐसे ही इस रे का यहाँ पे एक करेस्पॉन्डिंग रे होगी अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में एक रे होगी जिसका पाथ डिफरेंस क्या आएगा, जब वो पॉइंट ऊपर मिलेंगे तो 0 आ जाएगा, है कि नहीं भाई। इस तरह से आपको देखने को यहाँ मिलेगा कि अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें इस स्क्रीन को, तो ऊपर वाले अपर पार्ट और नीचे वाले अपर पार्ट में एक एक रे ऐसी हैं जब वो पॉइंट O पर जाकर मिलती हैं तो पाथ डिफरेंस 0 पर मिलती हैं और मैक्सिमम बनाती हैं। इस तरह से सभी रेस को आपस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली, इसके साथ इसकी मैक्सिमम, फिर इसके साथ इसकी मैक्सिमम, फिर इसके साथ इसकी मैक्सिमम, और इस तरह सभी जो रेस है वो मैक्सिमा ही बना रही है पॉइंट O पर। अब अगर आप कोशिश करोगे मैं तो इसकी और इस रे के बीच देखूंगा तो आप एक्सप्लेन कभी नहीं कर पाओगे और जो बन रहा है बनेगा तो वही। क्लियर है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने का एक फिक्स पैटर्न है, आपको उस तरह से ही याद करना पड़ेगा और लिख के आना पड़ेगा जो मैंने आपको समझाया है इसमें भी। तो बाय ऑब्जर्वेशन इट इज फाउंड दैट the central maxima is found on screen at point O। ये सेंट्रल पोजीशन है स्क्रीन की। At point O, where path difference of light rays from point A and B मीट एट O कॉमन लगा दो इज 0। जब आपकी A और B से निकलने वाली रेस पॉइंट O पर मिलती हैं तो A और B से निकलने वाली रेस के बीच का जब पाथ डिफरेंस 0 आता है तो वही पॉइंट O आपकी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन बन जाएगा। तो A और B पॉइंट से निकलने वाली रेस जब आपस में A पॉइंट और B पॉइंट से निकलने वाली रेस जब आपस में 0 का पाथ डिफरेंस दिखाते हैं किसी पॉइंट पर स्क्रीन पर मिलने के बाद, तो ये जो पूरी रेस है वो सभी मिलकर मैक्सिमा यहाँ पर बनाती है। तो ये तो आपका हो गया ऑब्जर्वेशन के साथ जो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है जरा आप देखो ध्यान से। If slit is assumed
to be divided into two equal parts, then अगर हम इस स्लिट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, देन a ray from upper half part of slit have zero path difference with the corresponding ray of lower half slit when meet at point O on screen। ठीक है, जीरो पार्ट डिफरेंस शो करते हैं अपर हाफ स्लिट और लोअर हाफ स्लिट, अपर हाफ स्लिट और लोअर हाफ स्लिट जो यहां पर आपको दिख रही है, ये इनकी एक रे और इसकी करेस्पॉन्डिंग रे, फिर इसकी और इसकी करेस्पॉन्डिंग रे, इसकी एक रे और इसकी करेस्पॉन्डिंग रे जब आपस में जाकर पॉइंट ओ पर मिलती हैं तो जीरो पार्ट डिफरेंस शो करती हैं, इसलिए वो क्या बनाती हैं, मैक्सिमा बनाती हैं। एज अ रिजल्ट सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड at point O on screen। ये आपका फिगर है जो मैंने बना दिया, ये इसका और एक्सप्लेनेशन भी मैंने साथ के साथ आपका यहां पर लिख दिया। ठीक है, अपर हाफ स्लिट और लोअर हाफ स्लिट की एक एक रे जब आपस में पॉइंट ऊपर मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, जीरो पाथ डिफरेंस शो करती हैं, इसलिए सभी रेज मिलकर यहां पर मैक्सिमा आपकी बना रही हैं। क्या बना रही है भाई, मैक्सिमा। तो ये तो हो गया आपकी पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा की बात। अब हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है भाई, तो ऑलरेडी वीडियो से काफी लंबा हो चुका है, तो सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा जो आपकी हैं उनकी जो पोजीशन है इसको हम करेंगे कल डिस्कस। तो मैं आपको थोड़ी सी यहां पर एक बात बता दूं कि जो पोजीशन आती है सेंट्रल मैक्सिमास की, इसको आप नोट नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये स्क्रीन पर जब हमें मिलती है सेकेंडरी मिनिमा, ऐसे मान लीजिए आपकी रेज है यहाँ पर, आपको सेकेंडरी मिनिमा जब मिलेगी तो किसी एक पॉइंट पर, तो यहाँ तो आपकी सामने सामने क्या मिली थी आपको, सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ कहीं आपको सेकेंडरी मिनिमा मिलेगी पहली, जब आप ट्रेवल करोगे ऊपर की ओर तो यहाँ पर आपको बिल्कुल अंधेरा मिलेगा, और जो स्क्रीन पर पहली बार अंधेरा मिलेगा उसी का नाम होगा सेकेंडरी मैक्सिमा। फिर आपको एक ब्राइटनेस दिखेगी, वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगी, सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, फिर यहां मैक्सिमा बनेगा, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। इस तरह से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहां पर जब हम कल डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो मैं आपको बता दूं, हम पार्ट डिफरेंस से बात करेंगे तो केवल ऊपर वाली और नीचे वाली रे के बीच का पार्ट डिफरेंस होगा अपने पास, बाकी रेस के पार्ट डिफरेंस की बात हम नहीं करेंगे, और इसको हम एक्सप्लेन करके कल आपको दिखाएंगे कि इन दोनों रेस के बीच का पार्ट डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा। अगर n लैम्डा होगा तो हमें मिनिमाज मिलेंगी, जहां पर n की वैल्यू हम 1 या 2 या 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। 1 रखने पर पहली मिनिमा मिलेगी। n लैम्डा से कई बच्चे चौंक गए होंगे, जब दो रेस के बीच का पार्ट डिफरेंस जब m लैम्डा था तो वहां तो मैक्सिमा बनी थी, अब आपने मिनिमा क्यों बता दी। तो भाई यहाँ पर केवल दो रेज नहीं रहेंगी पिछली बार की तरह, और भी बहुत सारी रेज आपकी मिलेंगी जाकर इसी पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट से।
ठीक है, इस तरह से ये सारी रेस जब एक ही पॉइंट पर जाकर मिलती हैं तो इनका जो कंबाइन इफेक्ट है वो देखना होता है, केवल इन दोनों रेस के बीच का नहीं। हालांकि जब हम पाथ डिफरेंस बताएंगे तो केवल इन दोनों रेस के बीच का बताएंगे, फिर मैं कल एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा होने की वजह से बाकी सारी मिलकर यहाँ मिनिमा क्यों बना रही है, इसको मैं कल एक्सप्लेन करूंगा अपने वीडियो लेक्चर में। तो आज पार्ट 1 मान लीजिए डिफरेंशिएशन का, कल जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करेंगे और जो भी मैथमेटिकल फॉर्म है उनको हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। डिफरेंशिएशन की जो बची हुई बातें हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।